हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस स्पेशल एनसीईआरटी कंटेंट के भाग 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ईवीएस स्पेशल एनसीईआरटी कंटेंट के पार्ट 3 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है 15 मार्च का पूछा जाता है, हम लोग उसी को कर रहे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज जितने भी प्रश्नों के बारे में हम बात करेंगे, जितने भी नोट्स के बारे में हम बात करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण, इंपॉर्टेंट और सीटेट का फेवरेट प्रश्न है। जी हाँ दोस्तों, सीटेट का फेवरेट प्रश्न है, जो कि हर साल सीटेट में रिपीट करके पूछा ही जाता है। तो आज हम लोग उसी सब के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले, जहां पर आपको इसका पीडीएफ तथा जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है सबसे पहले मिलता रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एवं लाइक कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की, उबला हुआ टैपियोका। जी हाँ दोस्तों, उबला हुआ टैपियोका नारियल डाली हुई करी के साथ किस क्षेत्र का भोजन है? जी हाँ दोस्तों, नारियल डाले हुए करी के साथ उबला हुआ टैपियोका कहाँ खाया जाता है, किस क्षेत्र का भोजन है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है यह। दोस्तों केरल का भोजन है उबला हुआ टैपियोका। यह अक्सर एग्जाम में सीटेट के देखने को मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है, जल को द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, जल को द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया को क्या कहा जाता है? निस्तापन, वाष्पीकरण, ऊर्ध्वपातन, कोई नहीं। दोस्तों वाष्पीकरण, वाष्प में बदलने की क्रिया वाष्पीकरण कहलाती है, जो कि जल को द्रव से वाष्प में बदलने की प्रक्रिया होती है। उसके बाद साथ ही इसका जो बारे में आप जान ले दोस्तों कि वाष्पीकरण सतह क्षेत्र तथा तापमान दोनों पर निर्भर करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स है दोस्तों, एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। वाष्पीकरण सतह क्षेत्र तथा तापमान दोनों पर निर्भर करता है। जी हाँ दोस्तों, सतह के क्षेत्र पर भी और तापमान पर भी निर्भर करता है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, एवं दोनों की कमी होने पर वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। अर्थात सतह क्षेत्र और तापमान में कोई भी कमी होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, या फिर दोनों की कमी होने पर और वृद्धि होने पर दोस्तों वाष्पीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हो जाएगी, तेजी हो जाएगी। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाष्पीकरण से संबंधित पूछा जाता है, जो कि सीटेट के एग्जाम में। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला, छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, इनकी क्या विशेषता है? जी हाँ दोस्तों, ये जितने भी जीव है इनकी क्या विशेषता है? ये जहरीले होते हैं, ये अंडे देते हैं, ये उभयचर होते हैं, कुछ नहीं। दोस्तों तो इसकी सही आंसर होगा ये अंडे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, छिपकली भी अंडा देती है, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सभी अंडे देने वाले जीव है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है पेट्रोलियम का अभिलक्षण क्या क्या है? पेट्रोलियम से संबंधित सीटेट के एग्जाम में दोस्तों बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। जी हाँ, पेट्रोलियम से संबंधित सीटेट के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलता है। और इसके गुण क्या क्या, अभिलक्षण क्या क्या है दोस्तों? तो पेट्रोलियम बदबूदार होता है, उसमें से बदबू आते रहता है, गाढ़ा पदार्थ होता है तथा गहरे रंग का होता है। जी हाँ दोस्तों, ये सभी अभिलक्षण गुण है पेट्रोलियम पदार्थ के। उसके बाद है कांसा का उपयोग किस चीज में होता है? दोस्तों इससे ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, कांसा किस चीज का मिश्रण होता है? तो दोस्तों तांबा एवं टीन का मिश्रण कांसा होता है। इसका उपयोग अक्सर बर्तन तथा मूर्तियों के निर्माण में किया जाता है। जी हाँ, बर्तन बनाने में या फिर मूर्तियों के निर्माण में कांसा का उपयोग किया जाता है। साथ ही तोप बनाया जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाता है। सीटेट के एग्जाम में तोप बनाया जाता है कांसा का उपयोग करके। जी हाँ, तथा मूर्तियां एवं बर्तन बनाया जाता है। उसके बाद बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, रेत तथा नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? जी हाँ, रेत और नमक का जो मिश्रण होता है उन दोनों को अलग करने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? किस प्रक्रिया द्वारा दोनों को अलग किया जाता है दोस्तों? तो अवसादन। जी हाँ, सबसे पहले अवसादन की प्रक्रिया होती है, उसके बाद निस्तारण की, उसके बाद निस्यंदन की, छानने की प्रक्रिया, फिर वाष्पन की प्रक्रिया होती है दोस्तों। इसके बारे में आपको बता दें, अवसादन की प्रक्रिया वो होती है, किसी भी पदार्थ को अगर दो चीज मिश्रण है, रेत तथा नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए, तो उसके बाद सबसे पहले उसके घोल को तो जमने दिया जाता है, जो कि रेत नीचे जम जाता है, उसका निस्तारण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, निस्तारण किया जाता है, जो कि ऊपर जो जो बचा हुआ भाग होता है जमने के बाद उसको आराम से उड़ेल लिया जाता है किसी अन्य बर्तन में, फिर छानने की प्रक्रिया की जाती है और फिर वाष्पन करके अलग किया जाता है रेत से नमक को। यह प्रक्रिया अपनाई जाती है। उसके बाद पानी में फिटकरी को क्यों डाला जाता है? जी हाँ,
पानी में फिटकरी को क्यों डाला जाता है, यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फेवरेट क्वेश्चन है सीटेट का। फिटकरी को पानी में आखिर क्यों डाला जाता है, आप लोग अक्सर देखते होंगे तालाब से जब पानी भर के लाया जाता है, पहले के ज़माने में लाया जाता था, तो उसमें अक्सर फिटकरी डाल दिया जाता था। ऐसा क्यों, क्योंकि फिटकरी डालने से पानी की अशुद्धि नीचे बैठ जाती थी, अर्थात अवसादन की प्रक्रिया हो जाती थी। जी हाँ दोस्तों, अवसादन की प्रक्रिया हो जाती थी फिटकरी डालने से, अर्थात जो पानी में की अशुद्धि है वो नीचे तली में बैठ जाती थी और पानी दोस्तों शुद्ध हो जाता था। यह क्वेश्चन सीटेट में बार बार रिपीट करके पूछा जाता है, फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग इसको देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। और अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम क्रैक 2020 सीटेट ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर तथा लाइक कीजिए। और पानी में मौजूद रोगाणुओं को कैसे खत्म किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, पानी में जो मौजूद रोगाणु होते हैं उसको खत्म करने के लिए क्या किया जाता है, तो उसमें क्लोरीन की गोली मिलाया जाता है। जी हाँ, क्लोरीन। ऐसे भी क्वेश्चन इसको इस प्रकार पूछा जाता है, क्लोरीन की गोलियों को मिलाकर पानी, क्लोरीन की गोलियां पानी में क्यों मिलाया जाता है, तो दोस्तों पानी में मौजूद रोगाणुओं को खत्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए क्लोरीन की गोलियां मिलाई जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, जी हाँ, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं, जो कि शरीर की वृद्धि में सहायक होता है दोस्तों, तो प्रोटीन युक्त भोजन जो कि शरीर वर्धक भोजन कहलाता है। अक्सर देखने को मिलता है यह प्रश्न दोस्तों, प्रोटीन युक्त भोजन क्या कार्य करता है, शरीर की वृद्धि में सहायक होता है, शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है इसको। साथ ही कार्बोहाइड्रेट जो कि हम खाते हैं उससे क्या होता है, शरीर को ऊर्जा मिलती है। साथ ही विटामिन से रोगों से लड़ने की क्षमता मिलती है। जी हाँ दोस्तों, विटामिन रोगों की लड़ने की क्षमता शरीर में उत्पन्न करती है, अर्थात प्रतिरोधक क्षमता, विटामिन से प्रतिरोधक क्षमता आदमी को मजबूत होती है और मिलती है। साथ ही कार्बोहाइड्रेट दोस्तों शरीर में ऊर्जा देती, प्रदान करती है, और प्रोटीन युक्त भोजन शरीर के वृद्धि में सहायक होती है। दोस्तों यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे भी प्रश्न देखने को मिलता है, इससे 3 प्रकार के प्रश्न बन सकता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह प्रश्न भी। उसके बाद है, मसालों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, जी हाँ दोस्तों, मसालों का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ किया जाता है, तो दोस्तों पहला ऑप्शन आपके सामने केरल, गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर। किस स्थान पर मसालों का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों, सही आंसर होगा इसका केरल। जी हाँ, केरल में मसालों का बहुत ही अत्यधिक उत्पादन किया जाता है, वहाँ मिर्च भी वहाँ पर अत्यधिक उत्पादन किया जाता है दोस्तों, तो यही है। और जम्मू कश्मीर में दोस्तों फलों का, जी हाँ, फलों का सर्वाधिक उत्पादन जम्मू कश्मीर में किया जाता है, और मसालों के लिए केरल प्रसिद्ध है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। नेक्स्ट है दांडी यात्रा। जी हाँ, दांडी यात्रा जो कि 1930 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई थी, किसके द्वारा शुरू की गई थी दोस्तों, तो जैसे कि आपने देखा महात्मा गांधी द्वारा, आप लोगों को ये एक प्रश्न याद भी होगा, यह प्रश्न भी सीटेट के एग्जाम में देखने को मिल जाता है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा कब शुरू की गई थी, या फिर दांडी यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी, या 1930 में महात्मा गांधी द्वारा कौन सी यात्रा शुरू की गई थी। इस प्रकार प्रश्न आते हैं दोस्तों, तो याद कर लीजिएगा इसको। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न, अक्सर गाँव में नीम की पत्ती को अनाज में क्यों रखा जाता है। जी हाँ, गाँव में अक्सर देखते होंगे जब अनाज का भंडारण घर में किया जाता है तो उसमें नीम की पत्ती मिला दी जाती है। अभी भी ऐसी प्रक्रिया कई गाँव में चलती है दोस्तों, जहाँ नीम की पत्ती मिला दिया जाता है, क्यों, ताकि इसमें कीड़ा नहीं लगता है। जी हाँ, जैसा कि नीम की पत्ती होती है, इसको मिला देने से दोस्तों इसमें कीड़ा नहीं लगता है, इसलिए नीम की पत्ती अक्सर गाँव में अनाज में मिला दिया जाता है, जिससे उसमें कीड़ा नहीं लगे और अनाज सुरक्षित रहे। तो नीम की पत्ती की विशेषता है ये दोस्तों। उसके बाद तरुण भारत संघ क्या करती है। जी हाँ दोस्तों, तरुण भारत संघ एक संस्था है, यह क्या करती है, तो इसका काम है लोगों को वन एवं जल संरक्षण के बारे में जागरूक करती है। जी हाँ दोस्तों, तरुण भारत संघ लोगों को वन एवं जल संरक्षण के बारे में जागरूकता फैलाती है, जागरूक करती है। साथ ही यह पुरानी झील को पुनः निर्माण करती है। जी हाँ दोस्तों, पुनः निर्माण करने में तरुण भारत संघ दोस्तों अपना उसके विषय में, उस विषय की ओर अपना कदम बढ़ाती है दोस्तों, और उसमें सहायक होती है पुरानी झीलों को पुनर्निर्माण करने में। साथ ही वन एवं जल संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करती है तरुण भारत संघ। यह बार बार पूछा जाता है, इस प्रश्न देखने को मिलता है। उसके बाद इसी के साथ है दोस्तों भीमा संघ। जी हाँ, जिस प्रकार तरुण भारत संघ उस भीमा संघ के लोग का क्या कार्य है दोस्तों, भीमा संघ के लोग कर्नाटक के होलकुंडी नामक स्थान पर है। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक राज्य के होलकुंडी नामक जो स्थान है वहीं पे भीमा संघ के है, वहाँ यह पानी की समस्या पर जागरूकता का काम करती है। जी हाँ दोस्तों, पानी की समस्या पर जागरूकता पर काम करने वाले जो कर्नाटक में होलकुंडी जगह पर दोस्तों संघ है वो भीमा संघ है, और साथ ही जल एवं वन संरक्षण के बारे में तरुण भारत संघ जागरूक करती है लोगों को। तो इन दोनों से भी प्रश्न देखने को मिल जाता है दोस्तों एग्जाम में, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, साथ ही चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, लद्दाख में घर कैसा होता है? जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में किस प्रकार का घर बनाया जाता है? तो आपको बता दें, लकड़ी का फर्श होता है। जी हाँ दोस्तों, लद्दाख में जो घर बनाया जाता है, जो कि ठंडा प्रदेश है, आप लोग को पता है जैसे कि ठंडा प्रदेश है, वहाँ पे बर्फ ही गिरती रहती है, इसलिए लकड़ी का फर्श होता है वहाँ पे। और निचली मंजिल पर कोई खिड़की नहीं होती है दोस्तों। जी हाँ, लद्दाख में निचली मंजिल जो होती है घर की, उसमें किसी प्रकार की खिड़की नहीं दी जाती है, ताकि नीचे गर्मी बना रहे दोस्तों। साथ ही पत्थर, मिट्टी तथा चूना से बना हुआ दीवार होता है। पत्थर, मिट्टी तथा चूना से बना हुआ दीवार होता है दोस्तों लद्दाख में जो घर होता है वहाँ पे। और साथ ही आपको देखिए, अहमदाबाद के प्रचलित खाद्य पदार्थ क्या है? जी हाँ, अहमदाबाद की प्रचलित खाद्य पदार्थ क्या है? नींबू वाले चावल, ढोकला, चटनी। दोस्तों यह अहमदाबाद की खाद्य पदार्थ है, जो कि वहाँ पे प्रसिद्ध है। आप लोग वहाँ घूमने भी जाइएगा तो अक्सर यह बेचने वाले मिलेंगे, जो कि ये सब बेचते रहते हैं वहाँ पे। दोस्तों यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल क्रैक 2020 सीटेट पर मिल जाएगा। उसके बाद रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट का रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है रेगिस्तानी ओक। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पाया जाता है। इसका जड़ बहुत ही गहराई तक होता है दोस्तों। यह जो पेड़ है दोस्तों, इसका जड़ बहुत ही गहराई तक होता है। अर्थात इसके बारे में कहा जाता है कि ये इसका जड़ उतनी गहराई तक जाता है जब तक उस जड़ को धरती के नीचे पानी नहीं मिल जाता है। सोच लीजिए, रेगिस्तानी इलाके में यह पाया जाता है, रेगिस्तानी इलाके में पानी कितना नीचे रहता है, और फिर इस पेड़ का जड़ वहां तक पहुंच जाता है जहां तक कि धरती के नीचे पानी मौजूद रहता है। अर्थात पेड़ से भी 20, 25, 30 गुना दोस्तों बड़ा होता है इसका जड़, जो कि 20, 25 गुना बड़ा होता है। वहां पे से यह पानी तक पहुंच जाती है। साथ ही इसे एकेसिया कोरी आसिया भी कहते हैं। जी हाँ, इसे एकेसिया कोरी आसिया भी कहते हैं, इसका यह नाम भी है। उसके बाद इसके तने में पानी जमा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो पेड़ है, इसके तने में पानी जमा हुआ रहता है। लोग पतले पाइप डालकर इसके तने से पानी पीते हैं। जी हाँ, रेगिस्तानी इलाके जहाँ पानी की बहुत ही किल्लत होती है दोस्तों, तो यहाँ पर जो पेड़ रहता है, इसके तने में पानी रहता है, लोग पतले पाइप इसके तने में डाल लेते हैं और वहाँ पानी पी सकते हैं, क्योंकि इसमें पानी मौजूद रहता है, क्योंकि इसका जड़ जो होता है बहुत गहराई तक पानी तक पहुंचा हुआ रहता है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न, किसकी सुनने की क्षमता अत्यधिक होती है? जी हाँ दोस्तों, किसकी सुनने की क्षमता अत्यधिक होती है? पहला ऑप्शन आपके सामने, बाघ, कुत्ता, बिल्ली, रेशम का कीड़ा। इनमें से कौन सा ऐसा जीव है जिसकी सुनने की क्षमता सर्वाधिक होती है? दोस्तों आपको बता दें, बाघ। जी हाँ, बाघ ऐसा जीव है जिसकी सुनने की क्षमता बहुत ही अधिक होती है। साथ ही अंधेरे में मनुष्य से भी कई गुना अधिक तक देख सकता है, लगभग 5-6 गुना अधिक देख सकता है रात के अंधेरे में भी। दोस्तों बाघ की सुनने की क्षमता अत्यधिक होती है। उसके आसपास अगर कोई जीव दबे पांव भी चलता है तो दोस्तों पत्ता हिलने की आहट से उसको पता चल जाता है कोई जीव मौजूद है, और इसलिए बाघ आसानी से किसी चीज का शिकार भी कर लेता है दोस्तों। तो उसकी सुनने की क्षमता अत्यधिक होती है। साथ ही देखने की क्षमता भी दोस्तों कई गुना मनुष्य से अधिक होती है बाघ की। और उसके बाद सांप किसी चीज को कैसे खाता है दोस्तों, तो आप लोगों को पता है, उसको निगल कर खाता है। साथ ही इसके बाहरी कान नहीं होते हैं, और सपेरा इसे बांस की टोकरी बनाकर उसमें रखता है दोस्तों। उसका नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड में ज्यादातर रास्ते कैसे होते हैं? जी हाँ, उत्तराखंड जहाँ की जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी स्थित है दोस्तों। उत्तराखंड जो कि पहाड़ी इलाका है, आप लोगों को पता है पहाड़ी इलाका है, जिससे ग्रामीण लोग आते जाते हैं। वहाँ कैसे रास्ते होते हैं ग्रामीण इलाका में दोस्तों? तो उत्तराखंड में पथरीले, जी हाँ पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहाँ पे पथरीले रास्ते मिलते हैं, जिससे ग्रामीण लोग आते जाते हैं। और ग्रामीण क्षेत्र में दोस्तों अक्सर पथरीले रास्ते ही रहते हैं उत्तराखंड में। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है? जी हाँ, विटामिन B1 को क्या कहा जाता है दोस्तों? थायमीन। जी हाँ, थायमीन कहा जाता है विटामिन B1 को, और इसकी कमी से बेरी बेरी नामक बीमारी होती है दोस्तों, विटामिन B की कमी से। उसके बाद महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है? जी हाँ, महाराष्ट्र में कौन सी भाषा बोली जाती है दोस्तों? मराठी। अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा, पता भी होगा आप लोगों को, महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोला जाता है। और भाषा से संबंधित भी दोस्तों सीटेट में एक क्वेश्चन देखने को मिल जाता है ईवीएस के पेपर में। तो दोस्तों भाषा से संबंधित भी याद कर लीजिएगा आप लोग। महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, साथ ही गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, कर्नाटक में कन्नड़, तमिलनाडु में तमिल, केरल में मलयालम। इसी के अतिरिक्त भी 2-3 राज्य है जहाँ पर कई तरह की भाषा बोली जाती है दोस्तों। तो ये इसमें ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है भाषा संबंधी। उसके बाद है दोस्तों, इतना ही क्वेश्चन था जो कि बहुत ही फेवरेट, इंपॉर्टेंट और सीटेट का दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था, जो कि बार बार रिपीट करके एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आप लोग को पसंद आया होगा ये वीडियो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा। और अगर पीडीएफ आपको लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्रैक 2020 सीटेट। धन्यवाद।